फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, सीडीपी का आपका जो है 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी सीडीपी का जो है आपका जो 15 क्वेश्चन यानी जो सॉल्व पेपर है आपका प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर है उसका आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका 16 से स्टार्ट करेंगे। यानी आपका सीडीपी में कितने क्वेश्चन पूछते हैं तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, सीटेट में सीडीपी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और किस हिसाब से अभी आपको तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, 16वां क्वेश्चन है हमारा, यानी 16 क्वेश्चन है हमारा। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही होता है। ठीक है, इसमें आपको सही कथन आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला है आपका जो पहला कथन दिया गया है वह है विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। और दूसरा है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभी प्रेरित नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा आपका कथन है जो वो है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है जो फोर्थ है आपका, वो है आपका देखिए जो फोर्थ दिया है, इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो है दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी है आपका पहला और चौथा, और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा और तीसरा। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरा और चौथा आपका सही है। कैसे सही है तो देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ पे व्याख्या आपको दी गई है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने के विरोधी हैं। ठीक है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उनकी जो जरूरतें वो क्या क्या होती हैं तो देखिए, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। यानी जो विशिष्ट बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों को क्या करना है, अपनी शिक्षण पद्धति यानी जो पढ़ाने की पद्धतियाँ उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। दूसरा है इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने कौशल सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, 17 क्वेश्चन है सीडीपी का। तो देखिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। यानी जो अधिगम करता है, ठीक है, अधिगम करता जो है उनके संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो इस देखिए आपका मतलब जो ऑप्शन दिया गया है वो ए ऑप्शन है आपका निम्न स्तर की सोच के लिए, बी ऑप्शन है आपका अभिसारी सोच के लिए, सी ऑप्शन है आपका अनमन्य सोच के लिए, या डी ऑप्शन है आपका अपसारी सोच के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपसारी सोच के लिए होगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। कैसे होगा सही तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी की व्याख्या देखते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक दक्षता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। वे समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन क्या है देखिए। तो 18 क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, बी ऑप्शन है आपका सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, या सी ऑप्शन है आपका प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका समावेशी
व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या अर्थ होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या है, शिक्षा में समावेशी का अर्थ है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना है जहां सभी बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। इसका तात्पर्य है कि सभी विद्यार्थी, युवा, सामान्य व विकलांग सामान्य प्री स्कूल प्रावधानों, स्कूलों और सामुदायिक शैक्षणिक व्यवस्था तक पहुंच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयुक्त तंत्र के साथ एक ही साथ सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां यानी 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन क्या है? तो पठन वैकल्प मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? किसमें चुनौती से संबंधित है जो है? तो ए ऑप्शन है आपका सुनने, बी ऑप्शन है आपका पढ़ने, सी ऑप्शन है आपका बोलने, या डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बोलने व सुनने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा पढ़ने में। ठीक है, कैसे? तो देखिए बी ऑप्शन की व्याख्या देख लीजिए। पठन वैकल्प्य यानी डिस्क्लेसिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को पढ़ने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते और उन्हें सही ढंग से पढ़ने में असमर्थ होते हैं। अतः इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पठन वैकल्प्य जो है मुख्यतः पढ़ने की चुनौतियों से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद है 20 क्वेश्चन है ये आपका, यानी 20वां क्वेश्चन है आपका। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? तो समावेशी कक्षाओं की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका सहकारात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है आपका सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, सी ऑप्शन है आपका उपयुक्त समायोजन, डी ऑप्शन है आपका मानकीकृत निर्देशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा, मानकीकृत निर्देशन। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समावेशी कक्षा में एक विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को एक ही कक्षा में रखा जाता है। सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन में उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षाओं की विशेषता के अंतर्गत आते हैं, जबकि मानकीकृत निर्देशन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है 21 आपका है। 21 क्वेश्चन है आपका। देखिए 21 क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन क्या है? माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या होना चाहिए? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, बी ऑप्शन है आपका मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, सी ऑप्शन है आपका प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका सीखने की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी बच्चों को जो शिक्षक है उनको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम कैसे सीख सकते हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर की व्याख्या देख लेते हैं, यानी डी ऑप्शन की व्याख्या देखते हैं। तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार यह सीखने की कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है, की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे के विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना, उसमें समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना होता है। ठीक है, NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए उसके बाद है आपका यहाँ पे 22 क्वेश्चन, यानी 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 22वां क्वेश्चन है आपका अधिगम के समाजीकरण सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी जो अधिगम के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका जानकारी के संभरण पर जोर देना, बी ऑप्शन है आपका मुख्य रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है आपका सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका, देखिए डी ऑप्शन है पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है। तो देखिए, रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास की प्रक्रियाओं के रूप में समझा जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे की पारंपरिक क्रियाओं के दौरान होता है। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका 23 क्वेश्चन, यानी 23 क्वेश्चन क्या है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है। यानी जो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना, मतलब उन्होंने पूछा है कि ये सीखना किस प्रकार का होता है। तो पहला है आपका अनुसरण द्वारा, दूसरा है आपका निष्क्रिय श्रवण द्वारा, तीसरा है आपका अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, डी ऑप्शन है आपका अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या है। ये जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि संरचनावाद यह मानता है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप से उत्पादित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता है, परंतु छात्रों को इसके निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 24, यानी 24वां क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। यानी अगर आप एक शिक्षक होते हैं तो अपने विद्यार्थी जो आपके स्टूडेंट हैं उसमें आप समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन नंबर ए है भय उत्पन्न करके, ऑप्शन नंबर बी है तनाव उत्पन्न करके, ऑप्शन नंबर सी है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, या डी ऑप्शन है आपका विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपागमों और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल बनाने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक होता है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सुगम बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका देखिए किसी समस्या को हल करने का अर्थ समस्या उत्पन्न करने वाले स्रोतों को समाप्त करना है, और यह केवल समस्या के प्रत्येक संभावित मूल कारण का विश्लेषण करके और फिर समस्या के स्रोत को समाप्त करके यह समस्या के स्रोत पर नियमित जांच को लागू करके समाधान का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ताकि समस्या नियंत्रण से बाहर ना हो। ठीक है, उसके बाद है आपका 25 क्वेश्चन, यानी 25वां क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तो इसमें आपको बताना है कि उसमें जब विद्यार्थी जो है वो किसकी भावना का अनुभव करते हैं तो उस पर सीखने की सकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको बताना है तनाव का, या बी ऑप्शन है आपका शर्म का, सी ऑप्शन है आपका हीनता का, या डी ऑप्शन है संतुष्टि का। तो इसमें आएगा संतुष्टि, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कैसे, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संतुष्टि से तात्पर्य एक सुखद एहसास जो आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, यानी 26वां क्वेश्चन है आपका, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखिए ए ऑप्शन है आपका हतोत्साहित करना, बी ऑप्शन है आपका सुशोधित करना, सी ऑप्शन है आपका खारिज करना, या डी ऑप्शन है दंडित करना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, यानी सुसंदित करना। ठीक है, तो देखिए सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और स्वचालित संज्ञात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेना है। इस प्रकार की सोच छात्रों को भिन्न तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षकों को कुछ अधूरे वाक्यों, कार्यों और स्थितियों की मदद से अधिगमकर्ताओं को सोचने और अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है,
अधिगमकर्ताओं के अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को गलत अनुमानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल अनुमान लगाने से ही आप अधिगमकर्ताओं में सहज ज्ञान चिंतन विकसित कर सकते हैं। अतः अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को सुशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 यानी 27 है 27वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जो विद्यार्थियों को अर्थ बताने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका बारंबार अभ्यास पर जोर देकर। ऑप्शन बी है आपका निष्क्रिय अनुकरण द्वारा। सी ऑप्शन है आपका भौतिक पुरस्कार देकर। डी ऑप्शन है आपका खोज व अन्वेषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका खोज और अन्वेषण द्वारा होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, विद्यार्थियों की अर्थ बताने की प्रक्रिया को खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में छात्रों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाना चाहिए। अन्वेषण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है, जो बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद है 28 क्वेश्चन यानी 28वां क्वेश्चन। देखिए, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना है जो समस्या समाधान की प्रभावशाली नीति नहीं है। ठीक है, रणनीति नहीं है, तो इसमें क्या है, क्या नहीं आएगा? प्रकार्यात्मक आबद्धता। बी है आपका पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। सी आपका स्वानुभाविक। डी ऑप्शन है आपका कलन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा प्रक्रियात्मक आबद्धता। ठीक है, कैसे? तो देखिए, प्रक्रियात्मक आबद्धता समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। कैसे? एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीतियों में उसके साथ अलग अलग कार्य योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति यानी जो प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वाभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत है। यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या है आपका, यानी 29वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, 29वां क्वेश्चन आपका पूछा है एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने क्या होता है? निष्क्रिय रूप से होता है, या बी ऑप्शन का स्वरूप सामाजिक होता है। सी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या डी ऑप्शन है आपका परीक्षा केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे? एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रटकर सीखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए और भी शामिल होता है। यह शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से अर्थ का निर्माण और ज्ञान के निर्माता के रूप में देखती है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यानी 30वां क्वेश्चन क्या है सीडीपी का? निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सा कारक है जो बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, बी है आपका संदर्भित पाठ्यचर्या, सी ऑप्शन है आपका सक्रिय पाठ्यचर्या, डी ऑप्शन है आपका पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कैसे? असफलता का वांछित उद्देश्यों को पूरा न करने की अवस्था स्थिति है। इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों के असफलता के कई संज्ञात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण हैं। मानकीकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थियों को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पे आपका सीडीपी का जो है ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आगे भी आपको ऐसे ही शॉर्ट पेपर करवाए जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।